पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के प्रचार के लिए जम्मू पर पहुंचे और विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 7 गारंटी और पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया। दिल्ली सीएम आतिशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम आतिशी ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान राशि का किया ऐलान। 5 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को मिलेगा 1-1 करोड़। दुनिया भर में बज रहा वंदे भारत ट्रेन का डंका। कनाडा समेत कई देशों ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। और कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी, 4 सुरक्षाकर्मी घायल। और बुखार, डायबिटीज, बीपी की 53 दवाएं टेस्ट में फेल। धड़ल्ले से बिक रही फेक मेडिसिन, नकली दवाओं की ऐसे करें जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। 5 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को मिलेगा 1-1 करोड़। दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के सीएम आतिशी ने सम्मान राशि का ऐलान किया है। कोरोना में जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद की 1-1 करोड़ की ये सहायता राशि दी जाएगी और इससे पहले 92 परिवारों की मदद की जा चुकी है। तो आतिशी का ये बयान। तो कोरोना काल के योद्धाओं को ये 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। 5 कोरोना योद्धाओं को। कोरोना में जान गंवाने वालों के परिवारों को ये आर्थिक सहायता। 92 परिवार इसमें शामिल हैं जिन्हें आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का जिक्र किया है। कोरोना में जान गंवाने वाले परिवारों को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। 92 परिवारों की इससे पहले मदद की जा चुकी है और 5 कोरोना योद्धा हैं जिनके परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये सम्मान राशि देने का ऐलान किया है दिल्ली की सीएम आतिशी ने। बढ़ते आगे, इसी बीच अहम खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा से अहम खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 7 गारंटियों का ऐलान किया है और महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा। हरियाणा में 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। किसानों को MSP तत्काल मुआवजा की गारंटी दी है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया है घोषणा पत्र में। 25 लाख तक मुफ्त इलाज। कांग्रेस ने हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया है। तो हरियाणा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र में ये वादे, गारंटी शामिल की है कांग्रेस ने। और अब देखना ये होगा कि हरियाणा चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, ऐसे में कांग्रेस का ये घोषणा पत्र
लोगों को कितना अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, कितना लुभा पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो सामने आया, उसमें कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं, यानी कि ओपीएस बहाली की मांग, महिलाओं के लिए भी, युवाओं को भी साधने की कोशिश यहां पर नजर आई। बढ़ते आगे, आज सुबह नांगलोया मार्केट में गोलियां चली और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा ये इलाका और इलाके के अंदर दहशत का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, बात करें अगर कुछ दिन पहले किसी इलाके में इस रोशन हलवाई से कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप पर लूट की गई थी और दिन दहाड़े जिस तरह रोशन हलवाई की दुकान पर गोलियां चलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिर फिरौती के लिए पर्ची फेंकी गई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। तो नागलोई इलाके की ये घटना है जहां पर फायरिंग की गई और दुकान में फायरिंग होने से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला था। नकाबपोश बदमाशों ने 3 राउंड यहां पर फायरिंग की थी। तो किस इरादे से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और एक माहौल बनाया गया, एक डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिला और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। इस मार्केट सेशन का महामंत्री हूँ और जनता मार्केट का संरक्षक हूँ और पूरी मार्केटों का MWA का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो आज की जो घटना हुई है, इससे पहले 1 महीने पहले पेट्रोल पंप पर गोली चली थी और वो उसके बैग भी ले गए थे छीन के और उसके पीठ में गोली मार के चले गए थे। उसके बाद ये दूसरी घटना है। अगर इसी तरह की घटना इस मार्केट में होती रही तो ऐसा करके मार्केट खाली हो जाएगी। कौन काम करेगा मार्केट में? दहशत का माहौल हो गया ये। इस प्रकार के कुछ समझ से बाहर है ये कहानी। कुछ हमारे प्रशासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए। 2 बंदे आए और उन्होंने बाहर में खड़े होकर शीशे पे पहले फायरिंग करी और राउंड हवा में फायरिंग करते हुए भाग गए। 2-4 पैम्पलेट से रख के चले गए थे बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम 2-3 नाम लिखे हो, पता नहीं क्या क्या नाम है, मेरे को ध्यान नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं है। क्या लगता है किस हिसाब से इतनी मार्केट व्यस्त रहती है और ऐसे में ये सरेआम गोली चला देना? दहशत का माहौल बनाना है जी उनको, और कुछ नहीं है। के नांगलो इलाके के अंदर आज सुबह का
जो माहौल था एक दहशत भरा हो गया। सुबह सुबह एक रोशन हलवाई जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का मशहूर दुकान है, जो और सुबह यहाँ बाइक सवार 2 नाकापोश बदमाश आते हैं और उनके काउंटर पे आप देख सकते हैं सामने 3 राउंड फायरिंग करते हैं, जिससे दहशत का माहौल यहाँ एक फैल गया, जिससे आसपास की मार्केट बंद है। और पीछे भी मैं दिखाने जाऊंगा तस्वीरें। मौके पर इस समय डीसीपी जो इलाके के हैं वो भी मौजूद हैं, एसी भी मौजूद हैं और फॉरेंसिक टीम यहाँ जांच करती है। आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम जांच करने लगी है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं अपने आप जो दिल्ली पुलिस है उसकी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहीं से कुछ दूरी पे पेट्रोल पंप पर भी इसी तरह फायरिंग हुई थी और जो लूटा गया था। और उसके कुछ दिन बाद जो नागलोई मार्केट के अंदर जिस तरह 3 राउंड गोलिंग चलाई गई है और एक पर्ची फेंकी गई जिसमें कुछ नाम लिखे हुए गैंग की और फिरौती मांगी गई है। लेकिन जिस तरह इतनी वारदात को सुबह सुबह अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। लेकिन अब देखना ये लाजमी होगा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि कुछ समय बाद त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, दिवाली, नवरात्रे, जिसके बाद नागलोई मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ काफी भीड़ रहती है और ये जो व्यापार के हिसाब से देखें तो काफी बड़ी दिल्ली की मार्केट के अंदर इसका नाम आता है। लेकिन सुरक्षा को लेकर यहाँ कई बार सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण के न्यूज इंडिया। बाहरी दिल्ली के नागलोई इलाके के अंदर आज नरेला का रुख करते हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत नरेला और इस बवाना रोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीजन 13 ने 4 दिन पहले ही करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य किया, जो नरेला बवाना रेलवे फाटक से लेकर और सीआरपीएफ कैंप तक बनाया क्या। लेकिन एक तरफ जहां सड़क बनती चली गई, दूसरी तरफ सड़क टूटती भी रही। प्रशासनिक आला अधिकारी जो हैं ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया गुणवत्ता का यहां पर इस्तेमाल किया गया, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीजन 13 खुलेआम बर्बादी कर रहा है। 3-4 दिन पहले रोड बन के तैयार हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है और सर आप इसकी हालात देख सकते हो, तारकोल वगैरह इसमें कुछ नहीं गिर रखा है, सारा खराब रोड बना के तैयार कर दिया। इससे पहले ही अच्छा था रोड, पहले इसको तोड़ा गया और बिगाड़ दिया रोड को। क्या कहेंगे सरकार को? सर हम तो यही कहेंगे का आपके अधीन आता है तो इसको थोड़ा बोलो क्या इसको अच्छे से करें। ये रोड बेकार बना है, पता नहीं क्या कर दिया है, सारे बेकार बना है रोड। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को बोलिए बेकार बना है, एक पूरा एकदम खत्म है रोड, बिना मतलब का सरकार पैसा लगा रहा है। 3-4 दिन पहले बनाया है जी ये फिर बात पूरे वो कर रहे हैं, इन्होंने खा लिए, देखो कैसे हो रहे, नीचे कैमरे देख लो ये कैसे हो रहे। अब ये क्या होगा इस रोड को, ना गाड़ी चलेंगे ना घोड़ा चलेंगे, पूरे पानी पानी लगे रहते हैं। कहीं अगर कुछ रोडे बनाओ तो ढंग से तो बनाओ, कम से कम कुछ दिन चले। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर नीमच से है, जहां शुक्रवार देर रात करीब जिला चिकित्सालय के शिशु वार्ड में एक भर्ती 26 बच्चों की अचानक तबीयत यहां पर बिगड़ गई और अचानक बिगड़ने से बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ बच्चों को परिजन अपने साथ निजी अस्पताल में ले गए। बच्चों की उम्र करीब 2 से 4 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगने से रिएक्शन हुआ और बच्चों के शरीर पर फफोले पड़े। देर रात घटना की जानकारी के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और बच्चों के परिजनों की भीड़ जो लगी। घटना की जानकारी मिलते ही अपर कलेक्टर ममता खेड़े, टीआई पुष्पा राठौर और तरुणा बाहती सहित कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तरुणा बाहती अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इतने बच्चों की तबीयत बिगड़ना कोई छोटी बात नहीं है, ये सवाल। कलेक्टर लक्ष्मी गामड़ ने कहा है कि स्थिति अभी काबू में है और सभी बच्चे का समय रहते उपचार जारी है। कुछ बच्चों के परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर गए। यहाँ से सूचना मिली कि जो बच्चों का वार्ड है, यहाँ पे कुछ बच्चों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद सिरदर्द वाला प्रॉब्लम हुआ। तो अभी आकर मौके पे देखा है कि बच्चे ऑलमोस्ट अंडर ऑफ कंट्रोल है और कुछ
3 बच्चे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनके माता पिता लेकर गए, हम लोग वहाँ भी देखने जा रहे हैं। 3 बच्चे आईसीयू में हैं, बट दे आर आल्सो स्टेबल। टोटल कितने बच्चे भर्ती थे मैम? 16 टोटल बच्चे तो ये 26 बता रहे हैं, पर उनमें से 16 बच्चों को सिविल वाला प्रॉब्लम है। मैम प्रथम दृष्टया क्या स्थिति सामने, किस वजह से इतना बड़ी? वो हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं। उन्होंने जो इंजेक्शन लगवाया है उसको हमने टेस्ट के लिए अलग रखवाया है। अभी आप बच्चों से मिले, हालत क्या है वर्तमान में? हाँ, स्टेबल है। बच्चे यहाँ पे भर्ती हैं अस्पताल में और 26 बच्चे उसमें परेशान हुए, फूले फफोले फुंसी, एकदम उनको उल्टी हुई, उनको बुखार आया और एकदम फफोले हो गए। इसको लेकर अफरा तफरी मच गई और कुछ परिजन अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। 5 बच्चे भी आईसीयू में हैं, कुछ बच्चे कंट्रोल में हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। एक साथ 25-26 बच्चों को एक साथ तबीयत खराब हो जाना निश्चित है कि ये अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही है। कौन सी ये बता रहे हैं कि कोई दवा से हमने एंटीबायोटिक दिया था, उसकी वजह से ऐसे बच्चों को एक साथ बुखार आ गया, फफोले हो गए। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसी घटना हुई, प्रशासन के लिए जांच का विषय है। प्रशासन आया है, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि ऐसी बड़ी घटना निम्स में क्यों हुई। ये 26 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, आखिर किस तरीके के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया कि फफोले पड़ गए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के नीमच में जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में करीब 26 बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ये शुक्रवार देर रात की घटना बताई जा रही है। पूरा मामला है जिला चिकित्सालय शिशु वार्ड का, जिसमें 26 बच्चे जो भर्ती थे, वहां पर 16 बच्चे की अधिक जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगाए गए थे, उनको जो इंजेक्शन थे वो लगाते ही उनको रिएक्शन कर गया, जिस पर उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, उन छोटे बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे फफोले जैसे जो उठा गए थे उस पर शरीर पर। तो जो फफोले थे उसको देखते ही जिला प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा है और अपर कलेक्टर जो है वहाँ की लक्ष्मी गामड़, वो भी दल बल के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने यहाँ पूरी टीम को जांच के लिए कहा है। वो बताना चाहूंगा जो 16 बच्चे थे उसमें से करीब 7 बच्चे जो थे, 7 बच्चों को वहीं पर भर्ती किया गया है और उनको आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है, क्योंकि ये जो मामला जो था एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन लगाने को लेकर जो बात सामने आई है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये बच्चे जो इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल राहुल, एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन होता है या दवा होती है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ये दवा रिएक्ट कर गई है। तो ऐसे में कौन सी कंपनी की दवा का इस्तेमाल किया गया, अब इसमें स्वास्थ्य प्रबंधन किस तरीके के कदम उठा रहा है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? जी, इनसे मेरी फोन पे भी चर्चा करने की बात की गई है, लेकिन कहा जाए कि जो वहाँ के जो प्रबंधक है कहीं न कहीं बचते दिखाई दे रहे हैं और अपना जो सभी जो पहलू है उन पहलुओं से अपने पल्लू झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो वहाँ के जो अपर कलेक्टर है लक्ष्मी गामड़, उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने यही कहा है कि पूरे मामले की हम जाँच करवा रहे हैं और जो वहाँ पर जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन जो थे जो लगाए गए थे उनको हमने जब्त कर लिया है और उनकी जाँच की जाएगी। बिल्कुल, ये एक जांच का विषय है क्योंकि काफी वक्त बीत भी चुका है और जांच किस दिशा में जा रही है, क्या इसमें कोई बयान निकलकर सामने आया स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से? नहीं, अभी ऐसा कोई बयान निकल के सामने नहीं आया, लेकिन वहाँ पे जो राहगीर थे, परिजनों का क्या कहना है, बच्चे थे, उनका ये कहना है कि ये जो है मामला बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस तरह से शासकीय अस्पताल में इस तरह से बच्चों के साथ में खिलवाड़ होना एक कहा जाए खिलवाड़ी है, लेकिन ये जो है बच्चे अभी वर्तमान में सुरक्षित है। अगर किसी के साथ में कोई अनहोनी या कोई घटना घटित हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सभी 26 बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं राहुल। जी, इसमें से 16 जो बच्चे हैं ये आईसीयू में भर्ती है और करीबन 4 से 5 जो बच्चे हैं उनको परिजन अपने साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए और वहां पर उनका उपचार जारी है और सभी अभी खतरे से बाहर है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीर सामने आ रही है, एक बड़ी लापरवाही भी इससे कहा जा सकता है। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया गया, 26 बच्चों को एक साथ ये इंजेक्शन रिएक्ट कर गया है, यानी कि शरीर में फफोले पड़ गए हैं। अब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई है। स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही है, तो जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा हादसा हुआ है। महाकाल मंदिर के सामने गिरे दीवार गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह अहम खबर
मृतक के परिजनों ने रोड पूरी तरीके से जाम कर दिया और शव रख कर नारेबाजी भी की, चक्का जाम किया। शिव शक्ति के नगर के लोगों ने चक्का जाम किया। अगर रोड पर ये चक्का जाम किया गया, परिजनों और क्षेत्रवासियों ने मुआवजे की मांग की। हालांकि राहत राशि दे दी गई है। सरकारी नौकरी 50 लाख मुआवजे की मांग की गई थी और इसी को लेकर चक्का जाम किया गया। पुलिस और जिला प्रशासन अधिकारी बातचीत करने में जुटे हुए हैं और हालांकि आपको बता दें 10 लोग इस हादसे में घायल भी हुए, 2 लोगों की जान गई और इसमें उचित मुआवजा भी दिया गया है। और इसी खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल बैरागी। राहुल, देखा जाए तो 2 लोगों की इस हादसे में जान गई है। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया था जो अब तक का अपडेट सामने आया था, लेकिन ये चक्का जाम क्यों किया गया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो महाकाल मंदिर गेट नंबर 4 के पास ही महाराजा स्कूल जो बाउंड्री वाल था उसकी दीवार गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीबन 10 लोग घायल बताए जा रहे थे। जहां पर सीएम ने दुख जताते हुए जो मृतक परिजन थे उनको 4-4 लाख रुपए की घोषणा की गई थी। वहीं जो घायल थे उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। वहीं अब अजय योगी जो वहां का जो मृतक है और फरीन राठौर जो है, अजय योगी की लाश को लेकर अजय योगी परिवार और समाज जन सड़कों पर उतर आए और वहां सड़कों पर उन्होंने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद उन्होंने शासन प्रशासन को उनकी जो बात है वो बात बताई, जिसमें से उन्होंने ये कहा है कि 50 लाख रुपए उनको मुआवजा राशि दी जाए और उसके बाद में जो इनके परिवार का जो कोई सदस्य उसको सरकारी नौकरी दी जाए। उसको लेकर इन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक इन्होंने चक्का जाम किया है। और राहुल बैरागी, ये प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि 4 लाख की जो राशि का ऐलान किया गया है वो कम है, 50 लाख की राशि और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ये अड़े हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर क्या समझाने का, किसी तरीके का कोई आश्वासन निकलकर सामने आया? क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा सुबह से लेकर दोपहर तक इन्होंने चक्का जाम किया है। वहाँ के जो पुलिस बल और वहाँ के जो शासन प्रशासन जो थे वो वहाँ पर पहुंचे थे, उनको समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन वो एक ही अड़ पर बैठे थे कि 50 लाख उनको सहायता राशि दी जाए, जो कि वो जो परिवार था वो निचले स्तर का परिवार था, गरीब परिवार था। उनको भरण पोषण के लिए और परिवार का भरण पोषण जो 4 लाख है उनमें कम से कम उनको 50 लाख की सहायता राशि दी जाए। वहीं पे जो परिवार का जो सदस्य उसको सरकारी नौकरी की उन्होंने मांग की है। वही योगी जो इनका समाज है वो सड़कों पर आया, उन्होंने ये प्रशासन को कहा है और प्रशासन के जो जिम्मेदार जो आला अधिकारी उन्होंने इस बात को समझा है। उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि इस बात को हम शासन प्रशासन और ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी उनको हम रखेंगे और हमसे जो होगा वो हम इसको करवाएंगे, जिसको लेकर इन्होंने धरना अभी समाप्त किया है और अभी वहां पर पूर्व शांति बनाई है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राहुल, नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट साझा करते रहेंगे। तो जो घटनाक्रम महाकालेश्वर में जो गेट नंबर 4 की दीवार है वो गिरी और उसमें 2 लोगों की इस हादसे में जान गई। अब इसको लेकर इस शव को रखकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि 4 लाख का जो मुआवजा है वो फिलहाल काफ़ी नहीं है परिवार के भरण पोषण के लिए और इसीलिए इस मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए, 50 लाख किया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी मांग को लेकर ये अड़े हुए हैं। प्रशासनिक अमले के सामने भी एक बड़ी चुनौती से शांत कराने की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। जबलपुर से खबर सामने आ रही है। विजयनगर कृषि उपज मंडी के अवैध आरोप फुटकर व्यापार किया जा रहा है और फुटकर व्यापारियों ने उपस्थित होकर बताया कि कृषि उपज मंडी में थोक व्यापार किया जाता है, जिसमें बाहर से व्यापारी आकर यहां से माल खरीद कर बाहर फुटकर बेचते हैं। और निवाड़गंज के व्यापारी जो हैं वो संघ द्वारा पूर्व में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपकर ये भी बताया कि यहां कृषि उपज मंडी थोक व्यापार के लिए आवंटित की गई है, लेकिन कृषि उपज मंडी में अवैध रूप से फुटकर व्यापार किया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। जो दुकानें लग रही हैं उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है। शासन द्वारा 3 दिन से कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन कृषि उपज मंडी से अवैध रूप से फुटकर व्यापार करने वाले लोगों द्वारा कृषि उपज मंडी का गेट बंद करने की कोशिश की गई। और जो मंडी थोक व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने कृषि उपज मंडी सचिव से मुलाकात कर मंडी की समस्याओं से अवगत कराया। तो वैकल्पिक व्यवस्था देने की मांग की गई है। संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि लंबे समय से फुटकर जो व्यापारी मंडी में व्यापार कर रहे थे, जिनको मंडी प्रशासन द्वारा हटा दिया गया, जिनकी समस्या को हल करने की भी मांग सचिव से की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी दौर में है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर पहुंचे और सबसे पहले वो फरीदाबाद में सीएम योगी ने चुनावी हुंकार भरी संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था, विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस
ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आ रहा है। केजीएमयू पीआरओ और कार्यालय में तैनात कर्मचारी से ठगी की गई है। अस्पताल में नौकरी का झांसा देकर महिला से 1 लाख की ठगी। नौकरी न मिलने पर पीड़िता ने पैसे मांगे तो धमकाने लगा। डीजीपी मुख्यालय के का दूसरा एक अर्थ था, वो सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को कैद, और जो मुकदमा है मुख्तार अंसारी की गवाही के बाद अब उसके भविष्य को कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो कानून उसको दंड दे देता। तो गवाहों को तो मुलजिम बना के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। एक स्टोरी है 15 जुलाई सन 2001 की, उसी दिन पुलिस एफआईआर लिखती है और सारे कार्रवाई होती है। और एक स्टोरी 23 बरस के बाद लिखी जाती है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आ रहा है। पीआरओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी से ठगी की गई है। अस्पताल में नौकरी का झांसा देकर महिला से 1 लाख रुपए ठगे गए। नौकरी न मिलने पर पीड़िता ने पैसे मांगे तो धमकाने लगा। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर तालकटोरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और उन्नाव की बांगरमो निवासी सुमन देवी गौतम के मुताबिक बाजार खला के हैदरगंज निवासी शुभम शर्मा से मुलाकात हुई और आरोपी ने खुद को पीआरओ कार्यालय में कर्मचारी बताया। फिर केजीएमयू में नौकरी का झांसा देकर 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। तो पीड़िता की शिकायत पर तालकटोरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। तो ठगी का ये मामला सामने आ रहा है। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शिवा, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? ठगी का ये मामला, वो भी 1 लाख की ठगी की गई है नौकरी के नाम पर। देखिए सोनी, लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर पीआरओ कार्यालय में तैनात जो शुभम शर्मा नाम का जो शख्स है, जो अपने आप को यहाँ का कर्मचारी बताता है, उसने एक महिला से केजीएमयू में नौकरी लगवाने के नाम पर 1 लाख रुपए कैश लिया है। हालांकि महिला ने बताया है कि 70,000 रुपये उसने अकाउंट के माध्यम से और 30,000 रुपये कैश के माध्यम से उसको 1 लाख रुपए दिए हैं। और जब कई समय बीत गया और जब महिला की नौकरी उस पैसा देने के बावजूद भी नहीं लगी थी, तो वो काफ़ी हद तक उससे पैसा मांगने का प्रयास कर रही थी फ़ोन के द्वारा और केजीएमयू परिसर में जा करके भी। लेकिन जब उसने पैसा नहीं दिया तो उल्टा धमकी देने लगा। शुभम शर्मा नाम का जो शख्स था, जो लखनऊ का ही बाजार खाला हैदरगंज का निवासी है, फिलहाल जब महिला को लगा कि ना तो उसको नौकरी मिलेगी ना ही पैसे मिलेंगे, इस बाबत उसने लखनऊ के कई पुलिस अधिकारियों के चक्कर भी काटे कि उसकी एफआईआर दर्ज हो और उसका पैसा उसको वापस दिलवाया जाए। लेकिन महिला का कहना है कि उसने बाजार खाला कोतवाली में जाकर के 2 बार एप्लीकेशन दी, चौक कोतवाली में एप्लीकेशन दी 1 बार, और चौक कोतवाली की जो मेडिकल कॉलेज की जो चौकी है वहां पर भी एक एप्लीकेशन दी। लेकिन चारों एप्लीकेशन देने के बाद ना तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी, ना ही किसी तरीके की एफआईआर दर्ज कराई जाती थी। आखिरी में उसने बहुत ज्यादा आजिज होकर के उस पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ रुख किया और पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस महानिदेशक के पत्र लिख करके उसने जो पब्लिक ग्रीवियंस का जो सेल होता है वहां पर जाके इस तरीके की शिकायत की उसको नौकरी का झांसा दे करके उससे 1 लाख रुपए ऐंठे गए और ना ही उसे नौकरी मिली, ना ही उसका पैसा वापस कर रहा है। तब मुख्यालय की ओर से जब ये डाक द्वारा जब एप्लीकेशन लखनऊ कमिश्नरेट को प्राप्त हुई, तब महिला को बुला करके उसका तालकटोरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 23 तारीख को ये मुकदमा हुआ है और आईपीसी की धारा 420, 406, 504
504 और 506 यानी कि अमानत में खयानत, जालसाजी, धमकाने और गाली गलौज प्रकरण में इन चारों धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में किसी भी तरीके से महिला का जो बयान है वो दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस आईओ को दी गई है, उस दरोगा को दी गई है जो अभी फिलहाल छुट्टी में है। तो पुलिस का कहना है कि जैसे ही वो दरोगा छुट्टी से वापस लौटेंगे तो जरूर इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उस शख्स को बुलवाया जाएगा जो शुभम शर्मा नाम का शख्स है, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने आप को खुद का कर्मचारी बताता है। और जरूर महिला के जो आरोपी के जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे और किसी भी तरीके की अगर ये मिलता है कि उसने पैसा लिया था और खुद को कर्मचारी बताया था वहां का और ये बताया था कि उसको केजीएम में नौकरी मिल जाएगी, तो जरूर उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो तफ्तीश की जो सुई है वो अभी एफआईआर दर्ज होने के बाद महज खत्म होती है। लेकिन सवाल बार बार सोनी यही उठता है कि अगर कोई पीड़ित अगर किसी भी तरीके की एप्लीकेशन लेकर के थाने या चौकी जाता है तो तत्काल उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती। खुद मुख्यमंत्री हर मंच से इस बात को कहते हैं कि कोई भी फरियादी, कोई भी पीड़ित है, अगर वो एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, शिकायत अपनी लेकर के आए तो उसकी सुनवाई करे और उसका निस्तारण निकाले। लेकिन ऐसा लखनऊ कमिश्नरेट में हमें देखने को नहीं मिलता है और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि डीजीपी को हस्तक्षेप करना पड़ता है, पुलिस हेडक्वार्टर को हस्तक्षेप करना होता है लखनऊ कमिश्नरी में एफआईआर कराने के लिए। तो फिलहाल अभी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। ये जरूर तसल्ली मिल गई उस महिला को जो तालगटोरा की रहने वाली है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब उसको उम्मीद है कि या तो इस पूरे प्रकरण में वो शख्स जेल जाएगा, न्याय तो दूर की बात है, या ये कहा जाए ये रकम वापसी होगी भी या नहीं होगी शिवा, जब एफआईआर के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि कानून व्यवस्था पर और इस कार्यशैली पर सवाल इसीलिए खड़े होते हैं कि आखिर कब जिम्मेदारी समझेंगे ये जिम्मेदार, और अगर कोई शख्स पीड़ित जाता है तो उसकी त्वरित सुनवाई होगी। क्या उम्मीद नजर आ रही है कि इस महिला को ये रकम वापसी होगी और आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी, या फिर महज जांच ही चलती रहेगी? पुलिस अफसरों के जो बयान होते हैं अक्सर हम सुनते हैं कि ये कोर्ट की प्रक्रिया होती है पैसा दिलाने की। पुलिस पैसा दिलाने के लिए नहीं बैठी है, लेकिन महिला को एक तरीके की उम्मीद जरूर जागती है कि अगर इस पूरे मामले में अगर लीगल एक्शन होगा, पुलिस का दबाव पड़ेगा, प्रेशर में लाया जाएगा, तो शायद उसके जो लिए गए पैसे हैं, जो ठगी के माध्यम से उसके पैसे जो गए हैं, वो शायद उसको वापस मिल पाएंगे। हालांकि पुलिस की प्राइमा फेसी यही होगी कि पहले उस युवक को बुला करके, शुभम शर्मा नाम का जो शख्स है, उसको पहले तलब किया जाएगा और उससे पूरे प्रकरण की जो क्रॉस चेकिंग है वो बयानों के आधार पर की जाएगी। तो महिला को एक तरीके का एक कहा जाए कि थोड़ा सा दिलासा भी है कि शायद पुलिस अगर प्रेशर बना करके उसको बुलवाती है तो शायद रजामंदी हो जाए, उसको पैसे वापस मिलने की। तो फिलहाल अभी जो कार्रवाई है वो शून्य है, अभी किसी भी तरीके की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन भविष्य में देखा जा सकता है कि अगर पुलिस का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, अगर पैसे वाकई में अगर अकाउंट के जरिए और कैश के जरिए अगर उसके 1 लाख रुपए गए हैं, तो पुलिस संभव प्रयास बनाती है कि उसके पैसे वापस हो जाए। अगर पैसे वापस नहीं होते हैं तो पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ जाती है। प्रिया शिवा, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने में काफ़ी वक्त लग गया। अब जांच में कितना वक्त लगता है और इसके बाद क्या इस महिला को ये रकम वापस मिल पाती है जो इससे ठगी गई, ये देखना होगा। तो पुलिसिया कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर त्वरित संज्ञान किसी समस्या का, किसी मामले का क्यों नहीं लिया जाता। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर, SC/ST आयोग गठन की अधिसूचना जारी कर अरसे बाद ये किया गया आयोग का गठन और पूर्व विधायक बैजनाथ रावत अध्यक्ष बनाए गए हैं। बेचने राम और जीत सिंह पवार को VC की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग के 18 सदस्यों के नाम भी घोषित किए गए हैं।
और इसी खबर पर सलाहकार संपादक केबक्श जी जुड़े हुए हैं। केबक्श जी, अगर देखा जाए एक अरसे बाद ये आयोग का गठन किया गया है और पूर्व विधायक जो हैं बैजनाथ, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कवायद तो करीब 1-2 साल से बल्कि चली आ रही थी, लेकिन उपयुक्त समय की तलाश की जा रही थी। जब मुख्यमंत्री ने उपयुक्त समय देखा तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आयोग के गठन कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई है। बैजनाथ रावत को अध्यक्ष बनाया गया है और 2 उपाध्यक्ष बनाए हैं, बेचन राम और जीत सिंह पवार को उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ ही साथ करीब 18 सदस्य और बनाए गए हैं। इनमें जाति समीकरण को पूरी तरह से साधा गया है और कुल मिला के ये जो बहुत दिनों से मामला अटका हुआ था उस पर अंततः विराम लग गया है और अनुसूचित जनजाति और जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया है। ये गठन 5 साल के लिए किया गया है। जी, 18 सदस्यों के नाम का भी जिक्र किया गया है इसमें। 18 सदस्यों का नाम गया, वो सूची मैंने भेजी है, आपके स्क्रीन पे मिल जाएगी। वो 18 सदस्य और बनाए गए। शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक लंबे अरसे बाद अब बेचन राम और जीत सिंह पवार को वेसी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, यानी कि 18 सदस्यों के नाम का भी जिक्र किया गया है। अरसे बाद इस आयोग का गठन किया गया। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है। मुख्तार की मौत में मजिस्ट्रियल रिपोर्ट पर यह बयान सामने आया है। ये सरकार प्रायोजित हत्या थी और अफजाल की जो हत्या की गई, अफजाल का माफ कीजिएगा, ये बयान सामने आया। सरकार की गोद में पल रहे माफिया को बचा रही है और मुख्तार की गवाही के बाद वो माफिया बच नहीं पाता। आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और कस्टोडियन मौत के बाद अब मजिस्ट्रियल जांच होती है। सरकार की कोई विशेष कृपा नहीं है। तो अफजाल का ये बयान कई सवाल उठा रहा है। जांच इसलिए होती है और उस पर मिट्टी डाली जा रही है, इस तरीके का ये बयान निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में पहले याचिका दाखिल की गई थी। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ से ये खबर सामने आ रही है। करंट लगने से सिपाही की मौत हो गई है। बिजली का तार टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। एसपीआर डॉक्टर अनिल कुमार भी हॉस्पिटल पहुंचा। अकाउंटेंट शाखा में तैनात था। शिवम कनौजिया बाराबंकी जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है और नगर कोतवाली के पुलिस लाइन की यह घटना सामने आई।
सीतापुर से खबर, विक्षिप्ता को खंभे से बांधकर पीटा गया है। पीड़िता विक्षिप्त के बेटे ने तहरीर दी। इस बात की एफआईआर दर्ज हुई है और जांच शुरू कर दी गई है। 6 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महमूदाबाद कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कानपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां आईएनसी इंस्टीट्यूट में चौंकाने वाली ये खबर सामने आई, जहां एक शिक्षक का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया। आपको बता दें, इंस्टीट्यूट के मालिक आशीष श्रीवास्तव के अनुसार 2 दिन पहले उन्हें एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें उन्हें एक अश्लील वीडियो देखने को मिला, जिसमें ये शख्स जो शिक्षक है साहिल सिद्दीकी एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में नजर आया और आरोपी शिक्षक पहले भी संदिग्ध हरकतों में इन्वॉल्व रहा है। आशीष श्रीवास्तव के अनुसार इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रा की जो जिंदगी है, छात्राएं, क्योंकि यहाँ पर कई छात्राएं पढ़ती हैं और ऐसे में उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आरोपी शिक्षक को निष्कासित और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी बायोलॉजी का शिक्षक बताया जा रहा है। वीडियो में जो साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है, शिक्षक छात्रा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में है और इससे पहले भी आरोपी शिक्षक छात्रा के साथ संदिग्ध अवस्था में वॉशरूम में पाया गया। आपत्तिजनक स्थिति में साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। नमस्कार, आदाब। आज अच्छी बात के लिए नहीं आया हूं। आज एक बुरी खबर है आप सभी लोगों के लिए। काकादेव कोचिंग मंडी के लिए भी एक बहुत शर्मनाक बात है। आज जो है मेरे पास 2 दिन पहले एक पेन ड्राइव आई, मेरे स्टाफ को कोई दे गया और कहा आशीष सर को देना, वो पेन ड्राइव देखें। उनके यहाँ का एक टीचर, बायोलॉजी शिक्षक जिसका नाम साहिल सिद्दीकी है, उसकी ये वीडियो है। मैंने उस पेन ड्राइव को देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस वीडियो में साहिल सिद्दीकी कोचिंग की एक छात्रा के साथ कोचिंग परिसर के अंदर क्लास बंद हो जाने के बाद गलत कार्य कर रहा था और जो बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। एक छात्रा के साथ, छात्रा तो बेटी के समान होती है, उसके साथ गलत हरकत करता हुआ और इतनी गलत हरकत। और फिर मुझे एक साहिल सिद्दीकी का कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था, लेकिन उसमें शायद ये नहीं थे कि थे, मुझे पता नहीं है, लेकिन वायरल हुआ था। उस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया था। फिर से वही हरकत हुई है। उस समय भी मना किया गया था कि साहिल सिद्दीकी अपनी कोई भी हरकत इस तरीके की कभी ना करें, लेकिन फिर से इन्होंने वही इतनी घिनौनी हरकत करी जिसकी वजह से मुझे इनको I&I से निकालना पड़ रहा है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं रखूंगा जिससे मुझे खतरा लगे कि मेरे यहाँ जो बच्चियां पढ़ने आती हैं उनको खतरा हो जाए, उनकी इज्जत को खतरा हो जाए। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अकल नहीं है, उनको आप बहला फुसला लेता ही है, इस तरीके की बात करता है। और उसने बहला फुसला के उस बच्ची के साथ गलत कार्य किया है कोचिंग में। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक, जिसकी वजह से मैं इसको तुरंत अपनी कोचिंग से I&I से निकाल रहा हूं। I&I से कोई लेना देना नहीं है साहिल सिद्दीकी का आज के बाद। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।